हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को सीमांत घर्षण बल के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अब ये वस्तु जो है वो विराम में है। कहां पर है? विराम में है, ठीक है। अब यहां पर राधे चाचा जो है वो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु जो है आगे की तरफ नहीं जा रही है। समझ में आ गया? इस वस्तु को यदि हमें गति में लाना है, मोशन में लाना है, तो कम से कम गति में लाने के लिए हमें 100 न्यूटन चाहिए। गति में लाने के लिए कितना न्यूटन चाहिए? लाने के लिए कम से कम, लाने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 100 न्यूटन का बल चाहिए, 100 न्यूटन बल चाहिए। समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो 10 न्यूटन का यदि बल लगा दिए तो इस पर घर्षण बल भी लगेगा। घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, और वो कितना न्यूटन का होगा? 10 न्यूटन का ही होगा। समझ में आ गया? तो ये वस्तु विराम में ही रह जाएगा। तो इस समय इस पर जो घर्षण बल लगेगा उसको हम लोग स्थितिक घर्षण बल कहेंगे, ठीक है। यदि हम लोग 20 न्यूटन यदि लगाएं, 20 न्यूटन यदि बल लगाएं, तो वस्तु विराम में ही है, यानी कि 20 न्यूटन आगे लग रहा है तो 20 न्यूटन पीछे भी बल लगेगा, ठीक है। समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्थितिक घर्षण बल जो है वो क्या है? स्थितिक घर्षण बल। स्थितिक घर्षण बल को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो वो क्या है? घर्षण बल जो है वो क्या है? जितना आपने बल लगाया, ठीक है, वो उसके बराबर है। जितना आपने कुल बल लगाया, इसके ऊपर जो कुल बल लगेगा, ठीक है, समझ में आ गई? अप्लाइड जो कुल बल है उसके वो बराबर हो जाए, ठीक है। कुल बल, कुल लगाया हुआ बल, ठीक है, चाहे नेट बल हम लोग इसे कह सकते हैं, कुल लगाया हुआ बल। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको समझिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा स्थितिक घर्षण बल। तो यदि हम लोग 30 न्यूटन का बल लगाएंगे, ठीक है, तो स्थितिक घर्षण बल भी तब भी ये विराम की अवस्था में ही होगा, क्योंकि कम से कम 100 न्यूटन चाहिए। तो ये विराम की अवस्था में ही होगा, तो पीछे की तरफ कितना लगेगा? 30 न्यूटन ही लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि हम आगे की तरफ 100 न्यूटन का बल लगा दे तो क्या होगा? तो जैसे ही 100 न्यूटन का बल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा? विराम से गति में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो थोड़ा थोड़ा गति में आएगा, वो धीरे धीरे एकदम बिना कोई त्वरण के आगे बढ़ेगा, खिसकेगा। तो अब इस पर जो घर्षण बल लगेगा, उसी घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्थितिक घर्षण बल, स्थितिक घर्षण बल, घर्षण बल, बल का सर्वाधिक मान क्या है? सर्वाधिक मान। स्थितिक घर्षण बल का सर्वाधिक मान ही क्या होती है? सर्वाधिक मान ही सीमांत घर्षण बल होती है। सीमांत घर्षण बल होती है, घर्षण बल होती है, होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीजें आपका यही इसका डिफिनेशन होता है सीमांत घर्षण बल का। तो यहाँ पर यदि हम लोग सीमांत घर्षण बल के बारे में बात करेंगे तो वो उसका परिमाण कितना होगा? 100 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। इस पर 100 न्यूटन के बराबर सीमांत घर्षण बल होगा, ठीक है। अब ये सीमांत घर्षण बल, क्योंकि यह एक बल है तो इसका दिशा भी होगा, तो दिशा भी होगा, तो दिशा के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये क्या है? ये
दोनों तल जो है वो संपर्क तल है, ठीक है। इस तल को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेड लाइन से जिसको हम बनाने जा रहे हैं, वो हो गया हमारा संपर्क तल, ये संपर्क तल हो गया, ठीक है। तो ये संपर्क तल हो गया। तो संपर्क तल पर हम लोग क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो तो वो स्पर्श रेखा यदि समतल ये संपर्क तल पर यदि हम लोग खींचेंगे तो उसी के दिशा के एलोंग क्या होगा, वो हमारा स्थैतिक घर्षण बल का दिशा हो जाएगा। ध्यान देना है, यदि वस्तु का टेंडेंसी, वस्तु आगे जाने की कोशिश करेगा तो जो हमारा घर्षण बल लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन वस्तु का जो टेंडेंसी होगा वो यदि वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो जो सीमांत घर्षण चाहे घर्षण बल उसका टेंडेंसी इधर जाने की कोशिश वो करेगा, लगभग वो जाने की कगार पर होगा, ठीक है। उसका कोई वेग नहीं होगा, वो जाने की कगार पर होगा। तो वहां पर जो घर्षण बल, मान लेते इधर जाने की उसका टेंडेंसी है, तो घर्षण बल किधर लग जाएगा, जो स्थितिक घर्षण बल लग जाएगा वो उसके विपरीत दिशा में होगा। समझ में, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। पहले वाले फिगर में आगे इधर जाने की टेंडेंसी थी, ठीक है, समझ में आ गई। तो घर्षण बल कहाँ लग गया था, सीमांत घर्षण बल पीछे लग गया था, ये आपको समझ जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वस्तु जो है, ठीक है, यह वस्तु जो है वो यहाँ पर विराम अवस्था में है, मतलब ये वस्तु जो है वो रेस्ट में है। अब हो क्या रहा है, इस वस्तु पर यदि हम लोग 20 न्यूटन का बल लगाएंगे, 20 न्यूटन का बल लगाएंगे और ये वस्तु जो है आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने का ये वस्तु जो है वो कोशिश कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जस्ट अब ये टेंडेंसी आया है, तो जो ये 20 न्यूटन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सीमांत घर्षण बल। इसको हम लोग एफ एस, मतलब ये स्थैतिक घर्षण बल है का यहाँ पर हम लोग मैक्स, एफएक्स मैक्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर एफएक्स मैक्स कितना हो जाएगा, वो 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। आपको समझना होगा, एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, तो स्थैतिक घर्षण बल जो होता है जिसको हम मान लेते हैं कि हम एफ एस से हम लोग लिखते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बल क्या हो सकता है, क्या शून्य हो सकता है क्या, तो हाँ, स्थैतिक घर्षण बल शून्य हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इस वस्तु पर हमने कोई बल लगाया ही नहीं, तो हमने बल लगाया ही नहीं तो ना इसको आगे जाने की टेंडेंसी होगी, ना ही इसको पीछे जाने की टेंडेंसी होगी। इस वस्तु पर हमने बल लगाया ही नहीं। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर कोई घर्षण बल होगा क्या, नहीं, इन जो होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, अभिक्रिया बल, और mg जो है वो नीचे हो जाएगा। समझ में आ गई। तो इसमें कहीं आगे पीछे जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है। जब ये टेंडेंसी नहीं है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, कोई टेंडेंसी आगे पीछे जाने की इसको नहीं है। तो यहाँ पर घर्षण बल जो होगा वो स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि रुका हुआ है तो स्थैतिक घर्षण बल लगेगा और उसका मान कितना होगा, शून्य होगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग यदि मान लेते हैं 10 न्यूटन लगाए और 100 न्यूटन कम से कम चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल किसके बराबर लगेगा, 100 न्यूटन के बराबर ही लगेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग कुल लगाया हुआ बल बढ़ा रहे, 10 से 11 कर रहे हैं तो पीछे की तरफ 11, 12 कर रहे हैं तो पीछे की तरफ 12, 20 कर रहे हैं तो पीछे की तरफ भी 20 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल होता है उसका जो परिमाण होता है वो 0 न्यूटन के बराबर भी हो सकता है, चाहे उससे बड़ा होता है, लेकिन उसका जो सर्वाधिक मान किसके बराबर होता है, एफएक्स मैक्स, यानी कि सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है। ये इसका सर्वाधिक मान होता है, किसका, स्थैतिक घर्षण बल का सर्वाधिक मान। तो सीमांत घर्षण बल से क्या होगा, सीमांत घर्षण बल ये स्थैतिक घर्षण बल के से बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है। समझ में आ रही है, चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए स्थैतिक घर्षण बल के लिए कोई सूत्र नहीं है, इसको आपको समझना होगा। जितना
कुल लगाया हुआ बल होगा उतना ही स्थैतिक घर्षण बल होगा। लेकिन हमारा सीमांत घर्षण बल जो होगा, स्थैतिक घर्षण बल मतलब 0 भी हो सकता है, 1 कोई भी वैल्यू का हो सकते हैं, इसमें 0 न्यूटन से लेके और सीमांत घर्षण बल तक वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक सूत्र नहीं है, लेकिन यदि ध्यान दें तो सीमांत घर्षण बल जो है उसके लिए सूत्र होगा। क्यों उसके लिए सूत्र होगा? क्योंकि सीमांत घर्षण बल क्या है, इसका जो मान होता है वो एक ही होगा कि वो कितना, वो मैक्सिमम सर्वाधिक स्थैतिक घर्षण बल है, क्योंकि उस समय जब घर्षण बल लगेगा तब वो वस्तु आगे बढ़ रहा होगा। तो सीमांत घर्षण बल एक ही होगा, ठीक है, समझ में आ जाए। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का एक रेंज होगा, उसमें वो कुछ भी आ सकता है, समझ में आ गया। तो सीमांत घर्षण बल का एक सूत्र होता है। चलिए आइए अब हम लोग उस सूत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इसको समझते हैं कि सीमांत घर्षण बल का सूत्र क्या होगा। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा वस्तु है, ठीक है, समझ में आ जी, ये हमारा कोई वस्तु है। अब इस वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि m हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस वस्तु को हम लोग चाहते हैं कि हम आगे की तरफ इसका हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, सीमांत घर्षण बल का परिमाण निकालना चाहते हैं कि आखिर सीमांत घर्षण बल कितना होगा इस वस्तु का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना दो वस्तु, एक m का है और एक 2m का है, समझ में आ गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों में सबसे पहले अभिक्रिया बल लगाइए। अभिक्रिया बल निकालिए, कितना होता है, n कहाँ गया ऊपर, mg कहाँ गया नीचे गया, समझ में आ गया। यहाँ पर n कहाँ गया ऊपर और यहाँ पर क्या है 2mg। इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अब हम लोग यहाँ पर बड़े ध्यान से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। यहाँ पर n1 है और यहाँ पर n2 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखिए, यदि हम सीमांत घर्षण बल दोनों की बारे में बात करें, दोनों का सतह एक ही है, एक ही टाइप के दोनों एक ही तरीके के, मतलब मेटल के बने हुए, धातु के बने हुए, सब कुछ एक जैसा है, केवल द्रव्यमान हम लोगों ने दोगुना कर दिया, जिससे अभिक्रिया बल क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो आप बताइए सीमांत घर्षण बल इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, या इसमें ज्यादा होगा, F1 और F2 कौन ज्यादा होगा? तो साफ है कि सीमांत घर्षण बल जो है F2 में ज्यादा होगा, ठीक है। इसको गति में लाने के लिए आपको यहाँ पर जो बल लगाना पड़ेगा वो डबल लगाना पड़ेगा इससे, ठीक है। इसको यदि F बल लगाएंगे और ये गति में आ जाएगा तो इसको आपको 2F बल लगाना पड़ेगा, तब ये गति में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि N2 क्या है, N2 जो है ये डबल है, क्योंकि N2 बराबर कितना है 2mg। देखिए यहाँ पर N2 बराबर कितना है 2mg है, ठीक है, समझ में आ गया। और N1 बराबर कितना है, N1 बराबर है mg, ठीक है। तो mg की जगह पर हम लोग N1 रख देते हैं, तो N1 को यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2N1, N2 बराबर कितना हो जाएगा 2N1, ठीक है, समझ में आ, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि अभिक्रिया बल बढ़ता है तो सीमांत घर्षण बल भी बढ़ जाता है, समझ में आ गया। अब देखिए, यदि मान लेते ये वस्तु है, अब आप क्या करें, इस वस्तु पर आप इसको प्रेस कर दीजिए। मान लेते हैं कि अभी प्रेस नहीं किए हुए हैं, ठीक है, प्रेस नहीं किए हुए हैं, तो इसका एक सीमांत घर्षण बल हो गया। अब इस वस्तु को यदि हम लोग, क्योंकि गति में लाने के लिए हम लोग एक बल लगाना पड़ रहा है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये वस्तु हो गया, ठीक है। अब इस वस्तु पर हम लोग ऊपर की तरफ लगा रहे हैं बल F, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने बल इसको प्रेस कर दिया, तो इसको यदि अब आप मोशन में लाने के लिए F1 मान लेते हैं, मोशन में लाने के लिए
पहले एफ लगाने से ये गति में जस्ट आ रहा था, गतिवान हो रहा था, होने वाला ही था, लेकिन अब जब उसको आप प्रेस कर दिए, मतलब उसको आप दबा दिए, तो अब एफ से ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तब वो जस्ट गति में आएगा या आने की टेंडेंसी को रखेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने प्रेस किया, प्रेस करने से क्या होता है कि जो अभिक्रिया बल होता है, ऊपर की तरफ जो बल होता है वो बढ़ जाता है, समझ में आ जी, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान m है, यहाँ पर भी द्रव्यमान m है, नीचे क्या लग गया mg, ठीक, ऊपर क्या लग गया n1 मान लेते हैं, ठीक है, समझ में, n1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या एक बल नीचे की तरफ है F1, एक बल mg है, तो यहाँ पर यदि हम लोग मुक्त पिंड आरेख यदि बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर n1 बराबर कितना है mg। यहाँ पर यदि हम n का मान देखेंगे तो ध्यान दीजिए, n का मान देखेंगे तो सबसे पहले F1 तो है ही, जोड़ mg भी है, तो आप देख सकते हैं जो अभिक्रिया बल है, ठीक है, अभिक्रिया बल है वो बढ़ गया। अभिक्रिया बल बढ़ गया तो सीमांत घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा, समझ में आ गया, अभिक्रिया बल बढ़ गया तो सीमांत घर्षण बल बढ़ गया। तो हम लोग यही चीजें देख रहे हैं कि सीमांत घर्षण बल, ठीक है, जो सीमांत घर्षण बल जिसको हम लोग एफएक्स मैक्स बोलेंगे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, वो है अभिक्रिया बल, ठीक है, समझ में आ जी। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है हमारा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल वो किसके समानुपाती है, वो है अभिक्रिया बल के, अभिक्रिया बल, ठीक, अभिक्रिया बल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा, पहला चीज हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा, अब देखिए ये सरफेस है, ठीक है, तो ये जो संपर्क तल है, तो संपर्क जो तल है वो हो सकता है कि कोई कोई संपर्क तल एकदम चिकना हो, कोई कोई संपर्क तल एकदम खुरदुरा हो, समझ में आ गया, कोई चिकना भी हो सकता है, कोई खुरदुरा, कोई ज्यादा खुरदुरा हो सकता है, कोई कम चिकना हो सकता है। तो इससे क्या हमारा सीमांत घर्षण बल पर असर पड़ेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह एकदम चिकना, मतलब चिकना ही चिकने के अनुरूप है, मतलब ज्यादा ना चिकना है ना ज्यादा खुरदुरा, और ये क्या है, ये सतह जो एकदम खुरदुरा है, तो दोनों वस्तुओं को, समान वस्तु है, एक समान वस्तु है, सतह को यदि बदल देते हैं, संपर्क तल को यदि बदल देते हैं, ये खुरदुरा हो गया, ठीक है, संपर्क तल को बदल देते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, कि इसको गति में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया जी, वो बल है F1 से F2 मान लेते हैं, और इसको गति में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो है F1, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे कि गति F2 क्या है, बड़ा है, ठीक है, कम से कम बल लगाएगा ताकि ये गति में आ जाए, F2 बड़ा किससे, F1 से। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस बात को कहेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतह पर भी क्या करता है, सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है, ठीक है, तो F2 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसमें सीमांत घर्षण बल ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो ज्यादा बल लगाने पड़ रहा है इसको जस्ट मोशन में, गति में लाने के लिए, तो ये चीज है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल, ठीक है, संपर्क तल के प्रकृति पर निर्भर करता है, सीमांत घर्षण बल, घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल संपर्क तल की प्रकृति, नेचर कैसा है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, समझ में आ गया, करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए, अब हम दोनों को एफएक्स मैक्स, तो ये एफएक्स मैक्स हो गया यहाँ पर ऐसे, और ये आपको यहाँ पर एक म्यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं,
और म्यूएस जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो म्यूएस गुने एन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये क्या है, यह एक कांस्टेंट है, यह एक नियतांक है म्यूएस, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नियतांक का इस्तेमाल किया जिससे प्रोपोर्शनल का साइन जो है, ठीक है, अनुपात का जो साइन है वो बराबर के साइन में बदल गया, बराबर के चिन्ह में वो बदल गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और ये हमारा जो सूत्र हो गया वो क्या हो गया, ये सूत्र जो हो गया वो सीमांत घर्षण बल का सूत्र हो गया। इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, ये जो म्यूएस जिसको बोला जाता है, तो म्यूएस जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है। यदि सतह चिकने सतह के लिए, पूरी तरीके से चिकने सतह के लिए, जो एकदम पूरी तरीके से चिकना सतह है, एकदम चिकना सतह है, तो वहां पर म्यूएस का जो मान होता है वो शून्य के बराबर होता है, ठीक। मान लेते हैं कि यह एक सतह है और ये सतह जो है वो पूरी तरीके से चिकना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर चिकना सतह है, ठीक है, यानी कि स्मूथ बिल्कुल भी, ठीक है, ये चिकना चिकना सतह, ठीक है, ये सतह हो गया। तो ये चिकना सतह हो गया। तो यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई घर्षण बल होगा क्या, तो जवाब है नहीं। क्यों घर्षण बल नहीं होगा, क्योंकि जो सीमांत घर्षण बल होगा यहाँ पर, जो मैक्सिमम घर्षण बल होगा, सीमांत घर्षण बल एफएक्स मैक्स, उसका यदि मान यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यूएस कितना हो जाएगा, 0 गुने एन मतलब 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यूएस का मान कितना हो जाता है, 0। तो इस चिकने सतह पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो 0 न्यूटन के बराबर होता है, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि म्यूएस का मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये पूरी तरीके से म्यूएस का मान सतह पर निर्भर करता है। ये 0 से लेके ये धनात्मक होता है और ये 0 से लेकर 1 2 इससे बड़ा भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सतह जो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा खुरदुरा होगा या चिपचिपा सतह होगा तो वहां पर म्यूएस का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न होने के पीछे रीजन होता है कि जो सतह होता है वो अप्स डाउन्स होता है, यही ना होता है, सतह जो होता है वो अप्स डाउन्स होता है, यही घर्षण बल होता है, ये बात आपको मालूम है। अब ये दोनों सतह कांटेक्ट में होता है, जुड़ा हुआ रहता है, संपर्क में होता है, एक सतह का वेग ज्यादा होता है और एक सतह का वेग कम होता है। तो V2 का वेग ज्यादा हो गया किससे, V1 से, तो जिससे क्या होगा, V2 आगे जाने की कोशिश करेगा और V1 कहेगा कि साथ साथ रहते हैं ना, ठीक है, समझ में आ जी। तो ये क्या करेगा, V1 भी इस पर क्या करेगा, घर्षण बल लगा देगा, समझ में आ गया ना। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये नेचर है। यदि दो दोस्त है, एक दोस्त यदि अच्छा नंबर लाने लगे तो हम कोशिश करते हैं ना कि कैसे इसका नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, चलो यार थोड़ा फिल्म देख लो, चलो यार थोड़ा घूम लो, यार कितना पढ़ेगा यार। आप लोग भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करते होंगे कि यार एक दोस्त यदि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, खूब अच्छे नंबर साथ साथ था, खूब अच्छे नंबर उसके आने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इसको फिल्म दिखा दिया जाए, इसको घुमा दिया जाए, इसको गोलगप्पा खिला दिया जाए, और ना हो तो कहीं इधर उधर इसको भिड़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लेवल में आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि वो नहीं आएगा तो उस पर घर्षण बल तो लगना ही है, ठीक है, समझ में, कहें छोड़ो ये बेकार दोस्त है, ठीक है, ये बच्चा है, ये तरह तरह की हम लोग बातें करते हैं, ये है वो है फलाना है ढिम का है टिम का, समझ में आए, ये चीजें समझ लेना होगा। तो ये होता है हमारा सीमांत घर्षण बल। अब इसका एक इन क्या है, इन तो आप लोगों को पता है, ये अभिक्रिया बल होता है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं।
तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, और यह विराम अवस्था में है, ठीक, समझ में आ गया। ये इसका संपर्क तल है, संपर्क तल खुरदुरा है, ठीक है, समझ में आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल का सूत्र क्या होता है, ये तो पता है, बोल दीजिए। सीमांत घर्षण बल, आप लोगों को तो सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला पता ही है, क्या है बता दीजिए। ये है बिल्कुल सही, ठीक है, ये है म्यूएस गुने एन, बिल्कुल आपने सही समझा, ठीक है। नहीं, जिन्होंने नहीं समझा वो अब समझ ले, ठीक है, क्या है ये म्यूएस गुने एन। ये म्यूएस कहाँ पर आश्रित रहता है, वो सतह पर निर्भर रहता है। एन क्या है, अभिक्रिया बल, ठीक है, अभिक्रिया बल है। तो सीमांत घर्षण बल हम लोग ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आप इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 10 kg है, इस पर कोई बल नहीं लगा हुआ है, कोई बल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जो म्यूएस है, जो सतह पर संपर्क तल पर निर्भर करता है, उसका मान है 0.8, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस जो म्यूएस है यह क्या है, नियतांक है, ये सतह पर संपर्क तल के तलों पर ये निर्भर करता है, ठीक, और इससे किसी चीज से उसको मतलब नहीं है। अब एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये म्यूएस का मान भी हम लोगों को मालूम चला गया। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, पहला प्रश्न पूछा जाएगा, स्थितिक घर्षण बल कितना हो जाएगा जी, स्थितिक घर्षण बल। चलिए बताइए तो बाबू, कितना हो जाएगा स्थितिक घर्षण बल। तो स्थितिक घर्षण बल के बारे में जब आप देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मुक्त पिंड आरेख जब बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिक्रिया बल ऊपर की तरफ संपर्क तल के लंबवत, ठीक है, संपर्क तल है उसके लंबवत होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 10G, 10 गुने G, 10G। तो यहाँ पर जितना ऊपर बल लगेगा उतना ही नीचे बल लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा 10G, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, हमारा n डैश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग 100 न्यूटन जो हो गया वो हमारा n डैश हो गया। तो हम लोग स्थितिक घर्षण बल हम लोग देखेंगे, तो स्थितिक घर्षण बल यहाँ पर कितना होगा, 0 न्यूटन के बराबर होगा। क्यों 0 न्यूटन के बराबर होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आगे की तरफ कोई बल नहीं, यही दो तो बल काम करे, एन और mg अभिक्रिया बल और हमारा भार। जो हमारा स्थितिक घर्षण बल तो काम ही नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर स्थितिक घर्षण बल कितना हो जाएगा 0 न्यूटन, कोई स्थितिक घर्षण बल नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरा यदि पूछेगा कि सीमांत घर्षण बल कितना होगा, उसको जरा बताइए तो। सीमांत घर्षण बल दोनों अलग अलग है, घर्षण बल यानी कि यहाँ पर यदि घर्षण बल लगे तो उसका सर्वाधिक मान कितना होगा, तो उसका हम लोगों के पास एक सूत्र है, म्यू एस गुने एन। हम लोगों को n का मान जो है वो मालूम है 100, म्यू एस का मान मालूम है 8, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 0.8, ये क्या 0.8 म्यू एस का मान हो गया और n का मान हो गया 100, तो यहाँ पर 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक, ये हमारा सीमांत घर्षण बल होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि, अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि हम लोग यहाँ पर बल लगाते हैं, यहाँ पर बल, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में आपको देखना है कि अब हम लोग बल लगाना चालू कर देते हैं। वही मास 10 kg का है, वही सतह है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हमने बल लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगा दिया।
तो यहाँ पर आप देखिएगा स्थितिक घर्षण बल कितना हो जाएगा, वो अब यहाँ पर हो जाएगा 10 न्यूटन पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन यदि सीमांत घर्षण बल के बारे में भी कोई बात करेगा तो वो 80, उसका एक वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, ना म्यू एस बदला ना एन बदला, तो यहाँ पर भी सीमांत घर्षण बल का एक ही मान होता है, ठीक है। और स्थितिक घर्षण बल का कई मान हो सकता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 रख दिया न्यूटन, 0 था 20 रख दिया, तो अब यहाँ पर देखिए 20 आगे 20 पीछे, तो यहाँ पर स्थितिक घर्षण बल 20 न्यूटन के बराबर हो गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्थितिक घर्षण बल का कई वैल्यू हो सकता है, लेकिन सीमांत घर्षण बल का एक ही मान होगा एक ऑब्जेक्ट और वस्तु और सतह के लिए, वो 80 न्यूटन ही होगा। समझ में आ गया? कभी 0 था, यहाँ पर वो 20 हो गया है, लेकिन दोनों कंडीशन में हर एक स्थितियों में सीमांत घर्षण बल 80 न्यूटन होगा, क्योंकि उसका एक सूत्र होता है म्यू एस गुने एन, ना म्यू एस बदला ना एन बदला, अभिक्रिया बल बदला ना म्यू एस बदला, तो कहाँ से बदल जाएगा ये आपको समझना था। फिर आपको कुछ और भी समझना था। वो जो आपको समझना था वो ये था कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सीमांत घर्षण बल होता है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो संपर्क तल का क्षेत्रफल कितना है, समझ में आ गई? वो एन पर, ये म्यू एस इंटू एन है, तो म्यू एस किस पर, संपर्क तल का नेचर प्रकृति कैसा है, चिपचिपा है, अपसदा चिपचिपा है कि नहीं है, ठीक है। तो वो उसके नेचर पर, प्राकृतिक पर म्यू एस का मान जो होता है, म्यू एस का वैल्यू जो होता है वो निर्भर करता है। लेकिन जो एन जो होता है और उस पर वो निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका संपर्क तल के साथ उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर हमारा ये कोई गाड़ी हो गया, ये मान लेते हैं कि 2 kg का है, 2 kg का है। अब हम लोगों ने इसको मेल्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतह वही रखा, इन कहा गया ऊपर, एम जी 2 गुने जी 2 एम जी, यानी एम जी का मतलब क्या, 2 गुने 10 यानी कि 20 न्यूटन नीचे हो गया, समझ में आ गई? तो न्यूटन हो गया, ये एन डैश हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया। अब मान लेते हैं कि जो कंटेक्ट है, तो कंटेक्ट उसका क्षेत्रफल होगा ना। मान लेते हैं कि ये देखिए यह एक सतह है और ये दोनों सतह है, तो दोनों सतह का ये क्या, ये पूरा जो है मतलब एक कंटेक्ट तल है कि नहीं है। कोई भी दो तल आपस में जुड़ेंगे तो उनका एक क्षेत्रफल के साथ में जुड़ेंगे बाबू, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका भी जुड़ा हुआ है तो एक क्षेत्रफल होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल होगा, तभी तो दोनों एकदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि संपर्क तल है, तो संपर्क तल के क्षेत्रफल पर जो संपर्क तल का क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पर देखिए सेम नेचर का है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 kg का है, ठीक है, ये 2 kg का है, 2 kg का है, लेकिन इसका संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, ज्यादा है यार, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा, मतलब क्या, यहाँ पर यदि मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 50 मीटर 75 मीटर स्क्वायर, कुछ भी होगा, संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन दोनों में एन क्या है, सेम है 20 न्यूटन। दोनों में म्यू एस मान लेते हैं कि सतह पर निर्भर करता है, म्यू एस का मान जो होगा 0.2 मान लेते हैं, इसमें भी 0.2 मान लेते हैं। अब हम बोलेंगे कि इस सतह के लिए आप सीमांत घर्षण बल निकालिए, तो सीमांत घर्षण बल का हम लोगों को सूत्र बता दिया गया है, वो कितना है, म्यू एस गुने एन, म्यू एस गुने एन। तो म्यू एस का मान कितना है 0.2, 0.2, और एन का मान कितना है 20, तो ये हो गया 20 हो गया, ठीक है, समझ में आई? तो ये कितना हो गया 4 न्यूटन के बराबर। यहां पर यदि सीमांत घर्षण बल बनाए तो एफ एस का मान कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स म्यू एस गुने एन, म्यू एस गुने एन, म्यू एस का मान कितना होगा 0.2, एन का मान कितना होगा 20, 20 से गुना कर दिया न्यूटन, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता है सीमांत घर्षण बल। साथ ही साथ यदि हम आपसे पूछें कि काम करिए बाबू, म्यू एस का आप एसआई मात्रक निकालिए,
तो हमको पता है सीमांत घर्षण बल, जिसको हम Fx मैक्स से लिखेंगे, हमको पता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस गुने एन के बराबर। म्यू एस बराबर कितना होता है, एफ एस मैक्स बटा एन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, ये भी एक प्रकार का एक बल ही है, ये भी एक प्रकार का एक बल ही है, ठीक है, दोनों बल है। तो दोनों बल जो है का यूनिट क्या होगा, न्यूटन और न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो म्यूएस होता है इसका जो विमाहीन होगा, और इसका इकाई कुछ नहीं होता, इसका कोई इकाई कोई मात्रा नहीं होता है, और साथ ही साथ ये विमाहीन होता है। तो म्यूएस क्या होता है, विमाहीन, विमाहीन हो गया। साथ ही साथ क्या होता है, कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, कोई ऐसा मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता, नहीं होता है, होता है। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।